हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत ही ठीक बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के चलते बीच में मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, बट आज मैं फिर से सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज नंबर 6 लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होगी। चलते हैं अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सीरीज़ में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट होगी हमारी कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी सीटेट की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत मुझसे जो हेल्प हो सकती है वो उन्हें मिल सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है। इसे इंग्लिश में तो हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से बुलाते हैं, बट ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रसिद्धि विद्यालयों में, या यूँ कहें कि नियमित विद्यालयों में, हम विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को शामिल करते हैं। मतलब जिनमें अधिगम संबंधी निर्योग्यता भी होती है, थोड़ी बहुत उनमें प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको भी सामान्य विद्यार्थियों के साथ बैठा के पढ़ाते हैं। चलिए आते हैं ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या होगी। देखिए, मानक पाठचर्या का मतलब ये होता है कि एक नियोजित है, प्लान है, स्टैंडर्ड है, उससे कम किसी को, या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, या उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। सो मानक पाठचर्या प्रसिद्धि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिन्नता को पोषित नहीं कर पाएगी। सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण करना, ठीक है। और सी ऑप्शन पे आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना। सी तो बहुत गलत हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। नोटिस कीजिएगा, बहुत बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानेंगे, ठीक है, और उनमें अंतर करेंगे, और अंतर करने के बाद जो करिकुलम होगा उसमें जो भी संभव चेंजमेंट हो सकेंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। और हाँ, शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे बहुत सारे नए क्वेश्चंस और रेडी हो जाएंगे। सो आपकी परीक्षा में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर दिलाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। चलते हैं, आपके सहयोग की पूर्ण आवश्यकता होगी, अदरवाइज 30 आउट ऑफ 30 लाना इतना आसान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, संरचनावादी सिद्धांत का मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वे हैं, जो क्रिएटिव मेथड्स हैं, उनकी बात करेंगे। ये निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा ये बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ज्ञान बहुविध होता है, तो ये तो सही है। मुझे जो सही नहीं है वो बताना है। ज्ञान बहुआयामी होता है, ठीक है, बहुत सारे आयाम होते हैं, विभिन्न तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। और डी ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। सो ए, बी, डी ये संरचनावादी सिद्धांत के अनुकूल हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो संरचनावादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, वैसे 4 विभिन्न अवस्थाएं जो उन्होंने बताई थी पियाजे ने, सबको उम्मीद है समझ में भी आ गई होंगी। मेरे पियाजे वाले वीडियो में जाकर के उन चीज़ों को देख लें। अगर किसी को कोई संदेह उस पर होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। सो
देखते हैं क्या ऑप्शन बन सकता है पियाजे के हिसाब से। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन आते हैं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। सी ऑप्शन आते हैं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए गुणात्मक विभिन्न अवस्थाएं जो होंगी उसके अनुसार ऑप्शन सी आपका ठीक आएगा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करना। सार्वभौमिक पैटर्न का मतलब होता है यूनिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं जो सभी बच्चों में लागू होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग आए हैं। कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा क्या करी गई थी, मतलब क्या थी। तो मैं इसको बता भी चुका हूँ कि कैरल गिल्गिन जो हैं वो कोहलबर्ग की एक विद्यार्थी थी। ठीक है, और उन्हें समस्या सिर्फ इस बात की थी, विशेष रूप से समस्या जो थी उन्हें इस बात की थी क्योंकि जेंडर बायस उन्हें कहीं ना कहीं नज़र आया। उनको लगा कि उनके जो आचार्य थे, गुरु थे, उन्होंने अपने प्रयोग में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को शामिल किया, लड़कियों को शामिल नहीं किया, जबकि दोनों में सेक्सुअली डिफरेंसेस होने के कारण उनके अंदर मोरल डिफरेंसेस भी पाए जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्होंने लैंगिक भिन्नता को भी ध्यान में नहीं रखा। तो आते ही फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे। कहने कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। देखिए साफ शब्दों में लिखा है और फर्स्ट ऑप्शन बना दो, कुछ पढ़ने की आपको नीचे ज़रूरत नहीं है। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। उपेक्षा समझते हो ना, मतलब जिसको नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चाहो तो देख सकते हो, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है भी नहीं। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई, ये भी नहीं बनेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर बन जाता है। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। किस अवस्था को भाषा कौशल की अवस्था कहा जाता है। तो देखिएगा पियाजे की सारी अवस्थाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और इस भाषा कौशल की अवस्था जो कहलाती है वो होती है आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल के बीच मानी जाती है, और ये पियाजे की सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, जो संवेदीगामक अवस्था के बाद आती है ना। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो उनका क्रम मिल जाता है, पियाजे ने जो चरण बताए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम समझते ने मीडिया। मीडिया से अर्थ होता है जैसे टेलीविज़न, फ़ोन, अखबार, मैगजीन्स जो हमारे आसपास आजकल हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बेहद परिवर्तन आया हुआ है। ठीक है, और मीडिया के माध्यम से ही मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, है ना, और मीडिया का उपयोग करके ही आप घर बैठ के मुझसे पढ़ पा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है, तो आते हैं, देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिकरण माता पिता और परिवार द्वारा ही किया जाता है। देखिए ये गलत हो गया ऑप्शन, इसलिए क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि माता पिता परिवार द्वारा ही। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी व्यक्ति का सामाजिकरण सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार द्वारा नहीं हो पाया। बच्चे संचार माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते, जी नहीं करते हैं भाई। सी ऑप्शन आ जाइए, बन चुका है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम व्यवहार, मूल्यों और मान्यताओं को प्रभावित करता। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे टेलीविज़न पे जो परोसा जा रहा है उसको वो अपने जीवन में अपना रहे हैं, उन्हें वे व्यवहार में ला रहे हैं, अपने मूल्यों में शामिल कर रहे हैं। इसलिए सामाजिकरण की महत्ता में जनसंचार माध्यम की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, सो अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाएंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में वाक्यांश एक लिखा हुआ है कि समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या होता है कि सभी छात्र, तो देखिएगा, एक ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल और जीवन उपयोगी हो। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक से समझिए, एक ऐसी शिक्षा पाएं जो जीवन में उनके लिए अनुकूल हो और उपयोगी हो। शिक्षा का परम उद्देश्य बन जाता है कि जो भी हम पढ़ें वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी आ रहा है।
उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हुए हैं। ये प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो वाक्यांश यूज किया जाता है समान शैक्षिक अवसर, उसका अर्थ है ये। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न पे हम लोग जा रहे हैं। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, मतलब पेडागोजी की बात कर रहे हैं, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। तो देखिएगा, जो पेडागोजी होता है या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी अगर टीचर्स को पता है, CDP पता है, तो वो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता में संलग्न हो सकेगा, ठीक है, और संदर्भित भी करेगा, है ना। सो आपका ऑप्शन सेकंड बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाएंगे। गतिविधि आधारित का मतलब है जहाँ पे सक्रियता हो, एक्टिविटीज़ हो। शिक्षण कक्षा को कैसा बनाएंगे? तो देखिए, दुर्बोध का मतलब होता है बुरा ज्ञान तो ये देंगे नहीं, एक्टिविटीज़ करने से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और यह एक प्रकार का क्रिएटिव मेथड भी तो है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं वो है हमारा तनावपूर्ण हो नहीं सकता। उबाऊ व नीरस होने की बात करेंगे, जी बिल्कुल भी नहीं। मज़ा आएगा, सिंपल है, आनंद आएगा बच्चों को और इससे उन्हें वो ज़्यादा समय तक सीख पाएंगे और बोर नहीं होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्याख्या की गई है कि उचित व्यवहार के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना, स्थापित या वैध प्राधिकार के प्रति सम्मान दर्शाना एवं स्वयं के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। तो आपको प्रश्न पढ़ के ही पता चल गया होगा कि कोहलबर्ग के किस चरण के अंतर्गत ये आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखीकरण, जहाँ पर विद्यार्थी या कोई बालक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास में होता है और उसको लगता है कि ये जो सामाजिक नियम हैं इन्हें तोड़ा जाना बिल्कुल गलत है और इनके हिसाब से ही जीवन शैली होनी चाहिए, ठीक है। और अगले प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बच्चे में संरक्षण करने की क्षमता विकसित हो गई है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं और पियाजे में देखिएगा, जहाँ पे मैंने गिलास वाला फिगर दिया था आपको, है ना, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, वहाँ जाएंगे आप देखेंगे तो यही घटना वहाँ पर बताई जाती है। तो उसको ठीक से आप पढ़ लें, समझ लें, इससे क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना होगी और उत्तर गलत मत कीजिएगा। नोटिस कीजिएगा, इस संदर्भ में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्षेत्रों से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो समझ जरूर लें, रटने की कोशिश ना करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक बच्चे में संरक्षण करने की क्षमता विकसित हो गई है और वह चीज़ों को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक इसके विपरीत व्यवस्थित कर सकता है, मतलब रीअरेंजमेंट भी आता है। विचार प्रक्रियाएं बच्चे द्वारा देखी गई वास्तविक घटनाओं के लिए निर्देशित होती हैं जब तक समस्याएं अमूर्त नहीं होती हैं, मतलब वो तो मूर्त दिख रहा है, अमूर्त तो है नहीं, तब तक बच्चा समस्याओं पर जटिल संचालन कर सकता है। बच्चा पियाजे के संयंत्र विकास के किस चरण में है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पर पियाजे को ठीक से पढ़ा है, सो ऑप्शन आपका बन जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। क्लियर। तो जिन विद्यार्थियों ने उसको ठीक से नहीं देखा, बेटा प्यार से, प्रेम से, बहुत सुकून में उसको देखिए, समझिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। वहाँ पर पियाजे लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता है और सीटेट के एग्जाम में कम से कम 1 से 5 क्वेश्चन होंगे वहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक बच्चा अपसारी चिंतन का उपयोग करके अपने समस्या को हल करना शुरू कर देता। अपसारी चिंतन समझते हो ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है जिसको, है ना। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में, देखिए अपसारी चिंतन जो होता है ना, एक प्रकार का अमूर्त चिंतन है और वह पियाजे की लास्ट स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिला था और यह इसकी जो एज होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? वैसे तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया किसने था, किसी को याद है? वाइगोस्की ने बताया था। वाइगोस्की और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में सिर्फ इतना सा फर्क था। वाइगोस्की ये कहना चाह रहे थे कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, वो समाज और संस्कृति के मध्य होगा, ठीक है। सो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि इस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि पाठ स्वयं और दूसरों की सहायता से सीखने में अंतराल है। जी नहीं, वो सेम है ना।
दूसरों के माध्यम से ही तो हम सीखते हैं। इसी व्यवस्था का नाम तो पाठ है, और ये वाइगोस्की ने बताया था और हमको यहाँ पे बताना था कौन सा वाला सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, अब हम बी को पढ़ के देखे ले रहे हैं। यह सिद्धांत एक बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। तो ये सही कथन है। इस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का भाषाई विकास दूसरों के साथ अंतःक्रिया के साथ होता है। ये भी सही है, और मुझे वो बताना था जो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर। अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। एक छात्र त्रुटि करता है, गलती करता है पढ़ने लिखने के दौरान। एक शिक्षक के रूप में आप क्या नहीं करेंगे? नोटिस कीजिएगा, जो नहीं करना वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, छात्र को सही उत्तर देंगे। अच्छा, नहीं देंगे, गलत है। छात्र को अन्य छात्रों से नकल करने को कहेंगे, ये भी गलत है। छात्र को दिखाएंगे कि त्रुटियां कहाँ हुई हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। छात्र को किसी वैकल्पिक विधि का उपयोग करने के लिए कहेंगे, हाँ बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हो। सो उत्तर आपका बन जाता है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का जो ऑप्शन आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए उत्तर आपका बन गया है फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयाम नहीं? नोटिस कीजिएगा, लिखा क्या हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयाम नहीं है, मुझे वो बताना है। शिक्षण अधिगम में अधिगम होगा, प्रशिक्षण भी होगा और स्कूली शिक्षा भी होती है। उसमें जांच करना कोई उद्देश्य उसका नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और मानसिक पहलुओं का संयोजन, ठीक है, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो उम्मीद है, वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। दर के विभेदन का सिद्धांत, मतलब सभी बच्चों में विकास की जो दर होती है भिन्न होती है, ये इसके कॉन्सेप्ट से ये ऑप्शन नहीं बनेगा। संभव है कि आपको लग रहा होगा कि बी ऑप्शन सही होगा, अंतर संबंध का सिद्धांत, जी बिल्कुल भी ये भी नहीं होगा। निरंतरता तो आप जानते ही हो, है ना। आपका उत्तर बन जाएगा यहाँ पे डी, एकीकरण का सिद्धांत, सॉरी एकीकरण का सिद्धांत, जहाँ पर यह बताया जाता है, मतलब एकीकरण सिद्धांत है ही यही जो ऊपर लिखा, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और मानसिक पहलुओं का जो संयोजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसको जो एक रूट में एक यूनिट मिलाने का काम होगा, वही कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत, है ना। लैंगिक अनुकूल कक्षा के वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय है। लैंगिक अनुकूल कक्षा का वातावरण का अर्थ ये है जब आप कक्षा में अपने लड़के लड़कियों के बीच के भेद को कम करने की कोशिश करें, या यूँ समझें कि एक माहौल बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? कक्षा कर्तव्यों का आवंटन, मतलब सभी बच्चों में आप ड्यूटीज़ दे देंगे, तब वही बात आ जाएगी कि घर में भी लैंगिक अनुकूलन नहीं होता, इस वजह से बच्चे वही काम करेंगे। लड़के लड़के वाले काम कर लेंगे और लड़कियां लड़कियों वाले काम कर लेंगे, तो अनुकूलन होगा ही नहीं। लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। लैंगिक तटस्थता के उदाहरणों को साझा करना, मतलब उनसे इस पर बात करना, डिस्कशन करना, लड़कों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब आप बताइए, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा लड़कों और लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। जब हम उनको शामिल करेंगे, भागीदारी तय करेंगे, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर इस प्रकार का भेद नहीं रह जाएगा और लैंगिक अनुकूल कक्षा वातावरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। एक शिक्षक के पास बच्चों की मनोवृत्ति में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए किस ज्ञान का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, है ना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों शामिल होने चाहिए भैया। दोनों की समझ नहीं होगी तो इस पर वो तय नहीं कर पाएंगे, है ना। अब जैसे लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है कि एक पूर्ण चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है। मैं बता दूं, कक्षा और शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच है तो एक प्रकार की चिकित्सा जांच ही, बट वो अमूर्त रूप में है ना। भौतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, जो चिकित्सा में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ रहे हैं, समझेंगे। निम्नलिखित की गहनता से जांच कीजिए। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं सीटेट में, तो देखिएगा, समझते हैं। शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण में, टीचिंग में और लर्निंग में
मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और रीज़न पढ़ते हैं, कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक उद्देश्य के प्रति आकर्षण है और इसका अर्थ स्पष्ट करती है। बिल्कुल सही है ना। बट इसमें केवल ए सही है नहीं भैया, दोनों सही हैं। दोनों वाला उत्तर कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए सी ऑप्शन आपके पास से ए और आर दोनों ही सही होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित वाइगोत्स्की की 3 मुख्य अवधारणाओं की रूपरेखा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वाला नहीं है। नहीं वाला बताना है। भाषा संस्कृति का आधार, अधिगम में संस्कृति महत्वपूर्ण है, संस्कृति मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होती, ये गलत बात है। संस्कृति जो होती है वो भी देखिए मानव व्यवहार को संस्कृति प्रभावित करती है, संस्कृति भी मानव व्यवहार से प्रभावित होती है। ठीक, सो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पियाजे के अनुसार सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह की वस्तुओं को एक साथ रखने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाएगा। आत्मसात्करण तो होता नहीं है, क्योंकि आत्मसात्करण का अर्थ होता है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। वर्गीकरण इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है ना। देखिए 2 उत्तर एक साथ हुए जा रहे हैं। ऑप्शन आपका बी, क्या हो रहा है भाई, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अधिगम के बारे में तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। बस खत्म कीजिए, यही उत्तर बनेगा भैया। शिक्षक और छात्र संबंध भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री कनेक्टिविटी नहीं होगी, एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते होंगे, नहीं समझेंगे, तो लर्निंग इफेक्ट हो जाती है। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा के संचालन का प्रयास किया जा रहा था और मैत्रीपूर्ण कक्षा का संचालन हो, इस पर भी बात करी गई है। सेकंड ऑप्शन पढ़ लो। पाठचर्या में कठोरता हटा दीजिए, कठोरता वर्ड से ही भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, वे पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत हो जाता है। शिक्षक और पाठ्यपुस्तक में घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करता है, तो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, क्योंकि शिक्षण जान तो त्रिआयामी मेथड है, ट्राइपोलर है, जिसमें एक कोने पर एक कॉर्नर पे बैठता है शिक्षक, दूसरे पर करिकुलम पाठचर्या और तीसरे पर शिक्षार्थी। अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के विश्वास के बारे में असत्य है। तो असत्य होने वाली बात हमको बतानी है, कौन सा वाला सही नहीं है। तो देखते हैं, एक अवस्था अगली अवस्था के विकास का अनुमान नहीं लगाती, तो बिल्कुल सही है, यही उत्तर बन जाएगा आपका कि वो अनुमान नहीं लगाती। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि संज्ञानात्मक प्रदर्शन तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि परिपक्वता और पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा संज्ञानात्मक तरतुत्व नहीं लाई जाती है। तो ये तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही बनता है, इसलिए आपका उत्तर बन जाता है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, ये वाला उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लिख रखे हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में खोज को बढ़ावा दिया जाता है ना, रट्टा पद्धति का विरोध किया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक, और ये सब घटनाएं आपने पढ़ रखी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जो समर्थक थे वो जॉन डेवी थे। ठीक, तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन था, बाल केंद्रित कक्षा में, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता, बात तो सही है, बल्कि सक्रिय भागीदार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाता है। आगे आप पढ़िए और चाहे ना पढ़िए, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे विशेषता यही है ना, कि इसमें बच्चा जो होता है स्वयं सक्रिय होता है। ठीक है, और वो करिकुलम में एक्टिव पार्ट में होता है। देखिएगा, सेकंड ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। सीखने की पूरी प्रक्रिया के केंद्र बिंदु शिक्षक होता, नहीं भैया, विद्यार्थी होता है, यहीं से हटा दीजिए। सी ऑप्शन आएंगे। शिक्षण अधिगम का लक्ष्य केवल बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है, ना कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का बढ़ावा देना है। आपने गलत कर दिया। ऑप्शन व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का बढ़ावा देना है भैया, नहीं, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यह एक लोकतांत्रिक माहौल नहीं है, जी नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा एक लोकतांत्रिक माहौल ही है।
प्रजातंत्र की व्यवस्था पर ही आधारित है ना। और बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा अर्थ होता है जहां पर बालक को केंद्र बिंदु मान करके ही शिक्षण किया जाता हो, ठीक। और इसके समर्थक कौन थे? जॉन डेवी। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है? तो पर्यावरणीय कारक कौन सा बनेगा? विद्यालय। जी, उत्तर आपका सही हो रहा है, विद्यालय। अगले प्रश्न पे आएंगे। अनु घर के काम करने से कतराती है, समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? अनु जो है घर के कामकाज नहीं करना चाहती और भागती उन चीज़ों से। तो देखिएगा, इस समस्या का निदान आप कैसे करोगे? तो देखिए, विशेष कोचिंग देने के कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये प्रॉब्लम ऐसी है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे ना इसके लिए हम लोग, है ना। समस्या की उपेक्षा करेंगे? जी नहीं, उपेक्षा नहीं करना है। अनु की ये आदत ठीक नहीं है। माता पिता को सूचित करेंगे? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिएगा, कारण का विश्लेषण करें। सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि अनु ऐसा क्यों कर रही है और उसके रीजंस को जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उपचारात्मक उपाय करेंगे, मतलब उसको हम सलूशन देंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जो जिस भी मेथड से उस समस्या का समाधान हो सकेगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक शिक्षक बच्चों के विचारों को नैतिकता के प्रति कैसे आकर्षित कर सकता है? तो नैतिकता के प्रति आकर्षित करने के लिए आप हिंज की दुविधा से भरी कहानी सुनाएंगे और बच्चों से उस पर अपनी राय लेंगे, ठीक है। और हिंज वाली कहानी अगर किसी को ना पता हो, याद होगा कि कोहलबर्ग ने एक लघु कथा जो बच्चों को सुनाई थी प्रयोग के दौरान, जिस पर उन्होंने ये कहा था, तो 20 सेकंड का समय दीजिएगा। मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दे रहा हूँ कि हिंज एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लगभग मरने के कगार पर थी, और वो उनको अस्पताल में एडमिट कराते हैं जहाँ पर ऐसी कोई दवा नहीं बनी थी जो उनकी बीमारी को ठीक कर सके, है ना। लेकिन हाल ही में एक मेडिकल स्टोर में ऐसी दवा उपलब्ध थी, मतलब मोनोपोली थी, उसके अलावा किसी के पास नहीं थी, इसलिए वो लागत कीमत से ज़्यादा पैसा वसूलना चाहता था जो हाइनस पे नहीं कर सकता था। इसलिए हाइनस को जबरन उसके मेडिकल स्टोर में चोरी करनी पड़ी। चोरी करने के बाद पत्नी को दवा खिलाई गई। पत्नी की जान तो बच गई, बट संवैधानिक रूप से हिंज को जेल जाना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों से ये पूछा था कोहलबर्ग ने कि क्या हाइनस को चोरी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना सामाजिक अपराध है, ठीक है। सो हिंज दुविधा में था कि उसे क्या करना चाहिए। अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों के व्यापक मूल्यांकन को महत्व देता है। कारण को समझेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन में बाल विकास से संबंधित स्कूली गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। जी, एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं करते, दोनों असत्य भी नहीं है, दोनों सत्य ही हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों ही सत्य हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये। एक कक्षा में 3 पोलियो पीड़ित बच्चे हैं। खेल अवधि के दौरान उन्हें, ऑप्शन पढ़ेंगे, बैठा देना चाहिए जिससे वो खेल का आनंद उठा सके। नहीं, उनके अंदर इस तरीके से हीन भावना पैदा हो जाएगी। अब बी ऑप्शन आएंगे, केवल इंडोर खेलों में भाग लेना चाहिए। तो देखिए, इंडोर गेमों के लिए जैसे हम उनसे कहेंगे कि आप ना कहीं उन्हें कहना पड़ेगा ना, वो समझ सकेंगे कि मतलब मैं पोलियो पीड़ित हूँ या बाकी जैसा मैं सामान्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे इंडोर गेम्स ही दिए जा रहे हैं। सी ऑप्शन की बात करेंगे, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए विवश नहीं करेंगे आप। डी ऑप्शन पे आते हैं, अन्य बच्चों के साथ उनके लिए उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी, उनको एनकरेज करेंगे, है ना, कि आप भी सभी बच्चों के साथ खेलें, और जो इसमें खुद को समर्थ समझेंगे वो खुद से उसमें सक्रिय भागीदारी में आ जाएंगे, हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। आशा है कि आपको 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बहुत ठीक से इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भगवान ने चाहा तो आपको ये सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे, ठीक है। और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगली कक्षा में हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे, है ना। और हाँ, हिंदी की क्लास में मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं आपको कॉम्प्रहेंशन भी समझा दूँ, ताकि आपकी एग्ज़ाम में कॉम्प्रहेंशन आप ठीक प्रकार से कर सकें, ठीक है। चलते हैं, ओके।